आज हम बात करेंगे भारत से जुड़े एक देश जिसकी आत्मा में भारत की आत्मा है, जिसके संस्कार में भारत का संस्कार है। आमतौर पे जब मॉरिशस की बात होती है तो बातें हमारी सीमित रह जाती हैं बिहार पे, भोजपुरी पे। उसके इतर भी हम कुछ बात करेंगे। आज भोजपुरी की बात होगी, भोजपुरी की गवाही की बात होगी, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात होगी। और ये इतनी बातें मैं बढ़ चढ़ के इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। डॉक्टर सरिता बुद्धू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं, शिक्षाविद हैं। इन्होंने संस्कार गीतों की संरक्षण के लिए बहुत योगदान दिया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि भोजपुरी की गीत गवाही परंपरा को यूनेस्को के धरोहर संपत्ति में शामिल कराया है। इनके अथक प्रयास से, इनके सतत प्रयास से आज यूनेस्को हेरिटेज बन चुका है। मैं कभी सोचता हूँ 1834 एक जहाज कलकत्ता से निकल रहा है और उसमें भारत के जो मेहनतकश मजदूर हैं उनको भर के ले जाया जा रहा है। क्या उन्हें जबरन ले जाया जा रहा था या उन्हें कुछ लोभ लालच दिखाया गया था, कुछ सपने दिखाए गए थे कुछ बेहतर जिंदगी की? वो जहाज जब चला होगा और उस जहाज में जो हमारे पूर्वज बैठ के जा रहे होंगे, उनकी भावना कैसी रही होगी, उनके आंखों के सामने क्या दृश्य होगा? कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चलो, उमे आ गइल बा रामायण हमार हो, उमे आ गइल बा गीता हमार पवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गपसाना टॉकीज के महफिल में। आज हम बात करेंगे भारत से जुड़े एक देश जिसकी आत्मा में भारत की आत्मा है और जिसके संस्कार में भारत का संस्कार है, जो भारत के संस्कारों को और भारत की लोक संस्कृति को अपने हृदय में समाहित किए हुए है। हम उस समाज की, उस संस्कृति की, उस देश की बात करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बात हो रही है मॉरिशस की। आमतौर पे जब मॉरिशस की बात होती है तो बातें हमारी सीमित रह जाती हैं भारतीय मूल के प्रधानमंत्रियों पे, राष्ट्रपति पे, बिहार पे, भोजपुरी पे। उसके इतर भी हम कुछ बात करेंगे आज, उस पर तो करेंगे ही बात। भोजपुरी की बात होगी, भोजपुरी की गवाही की बात होगी, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात होगी। और ये इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, बढ़ चढ़ के इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे बीच हमारी विशिष्ट अतिथि हैं इस विशेष बात के लिए, डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। डॉक्टर सरिता बुद्धू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं, शिक्षाविद हैं। इन्होंने संस्कार गीतों की संरक्षण के लिए बहुत योगदान दिया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि भोजपुरी की गीत गवाही परंपरा को यूनेस्को के धरोहर संपत्ति में शामिल कराया है, जिसे कहते हैं हम हेरिटेज। तो भोजपुरी की गीत गवाही इनके अथक प्रयास से, इनके सतत प्रयास से आज यूनेस्को हेरिटेज बन चुका है। तो आइए हम सब मिल के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू जी का। नमस्कार मैडम। नमस्कार। गपसाना टॉकीज अपने दर्शकों के साथ आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है जी। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस देश को, जिसको ज़रूरत है कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो हीनता की परिचायक नहीं है, वो संस्कार है, समृद्धि है, अपने मान और सम्मान का प्रतीक है। और इसको आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता है। तो आज हम स्वागत करते हैं। शुरुआत हम वहाँ से करते हैं। मैं कभी सोचता हूँ 1834 एक जहाज़ कलकत्ता से निकल रहा है और उसमें भारत के जो मेहनतकश मजदूर हैं उनको भर के ले जाया जा रहा है। क्या उन्हें जबरन ले जाया जा रहा था या उन्हें कुछ लोभ लालच दिखाया गया था, कुछ सपने दिखाए गए थे कुछ बेहतर ज़िंदगी के? वो जहाज़ जब चला होगा और उस जहाज़ में जो हमारे पूर्वज बैठ के जा रहे होंगे, उनकी भावना कैसी रही होगी, उनके आंखों के सामने क्या दृश्य होगा? आपने संभवतः एक गीत के माध्यम से भी इसे हम तक पहुंचाया है। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कलकत्ता से चलल जहाज़वा। जी, तो आपके मधुर कंठ में, मधुर स्वर में एक शुरुआत हो। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर
अपन स्टूडियो में बुलाइला जी जी और ये बात करे कि मॉरिशस में हम लोग अपने भाषा संस्कृति सभ्यता के कैसे सुरक्षित रखे हैं जी और उसके पहचान और दिलाने में जो प्रयास किया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी। जी मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत और सारे लोग हैं, लेकिन एक तो हमें आंदोलन की ज़रूरत होना चाहिए जी उस चीज़ जी के लिए, तो उसमें कुछ प्रयास मैंने किया है। जी जी और आज यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि आप इसके बारे में विस्तार रूप दे रहे हैं, जी क्योंकि इसी से इसका जो अवेयरनेस क्रिएट होता है और यहाँ पर भी जो बच्चे हैं युवा पीढ़ी है जी वो लोग भी अपने भाषा संस्कृति सभ्यता से वो बहुत ही गौर करेंगे और पहचानेंगे जी और उसको अपने हृदय के गहराई में जा कर के उसमें फिर से एक रिजुवेनेशन करेंगे। जी जी तो कलकत्ता से छूटल जहाज कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो, ये गीत मैंने पिछले 40 साल पहले मैंने भोजपुरी इंस्टीट्यूट को कायम किया। जी जी जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट के नाम से जी जी एक संस्था मैंने खोली, जी शुरू किया 1982 में, और वो संस्था मॉरिशस भोजपुरी संस्थान, क्योंकि मैं भी वहाँ पर भी ये देख रही थी जी जी कि जी लोग धीरे धीरे वो थोड़ा सा उससे दूर होते, क्योंकि वहाँ बहुभाषी देश जी है, जी जी बहुभाषी बहुसंस्कृति बहुसभ्यता और अनेक धर्म के लोग जी हैं, अनेक जाति के लोग हैं। तो उनके बीच में हम अपने भोजपुरी को कैसे उसको मान्यता दे, उसकी पहचान दे, तो मैंने ये संस्थान खोली जी मॉरिशस भोजपुरी, और उसी में मैंने एक बैलेट तैयार किया जी बताने के लिए कि 5-6 पीढ़ी में किस तरह से जो एक महिला आई भारत बिहार से, और वो उनका नाम हमने रखा पर्वतिया। जी और पर्वतिया जब वहाँ अप्रवासी घाट के 16 सीढ़ी चढ़ करके मॉरिशस में आए, उसके वो बच्चे हुए, फिर वो बढ़े हुए, उनके बच्चे, उनके और जनरेशन, तो उसमें दरमियान किस तरह से जी भाषा को संभाले, संस्कृति को, गीतों को, पर्व त्योहार को, और रहन सहन, जी खान पान आदि, और खिस्सा कहानी दादी नानी लोग बोलते थे, जी जी वो सब उसमें दर्शाए। तो यो बाले में जो हमने किया वर्ल्ड लेवल का बाले था, जी और उसमें 25 भोजपुरी गीत को हम खोज कर, तो मैं एक गांव में गई वहाँ जहाँ पर लोग महिलाएं गा रही थी, जी और उनसे परिचित हुई। तो वहीं से मुझे मैंने देखा कि ये लोग अभी कलकत्ता से छूटल जहाज गा रही थी, 40 साल के बाद मैं कर रही हूँ आपसे, तो वो 40 साल से ज़्यादा, और वो उसमें इतिहास है कि हम लोग कलकत्ता से आए और क्या लाए उसमें। तो बोलो, तो उस गीत को मैंने उसको फिर से बना करके अपने ढंग से, जी तो उसको मैं थोड़ा आप सुनाएं हमें भी, हाँ गपसाना के दर्शकों को आनंद आएगा हाँ। इसमें जरूर। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो, उमे आ गइल बा दादा हमार, उमे आ गइल बा दादी हमार, पंवरिया धीरे चलो, उमे आ गइल बा पगड़ी हमार हो, उमे आ गइल बा साड़ी हमार, उमे आ गइल बा रामायण हमार हो, उमे आ गइल बा गीता हमार, पंवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो।
तो इस तरह से जी। ये इसको मैं खींचते जा सकती हूँ। जी, जी। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो आए यहाँ से, एक नॉस्टैल्जिया नहीं है, जी। वो एक संबंध है, जी। एक अटूट का संबंध है, जो शेयर्ड हेरिटेज है, जी। शेयर्ड हमारे खून का रिश्ता है, जी। अपनापन का रिश्ता है भारत से। और वो लोग जब गए जहाज में, वहाँ पर बहुत दुख सहे, जी। बहुत जुल्म सहे, बहुत ही अत्याचार और बहुत ही हिंसात्मक तरह से लोग उनको देखते थे। 100 साल तक तो वो लोग कोई पूछते ही नहीं जी। थे, जी। लेकिन वो अपने जो मजदूर के रूप में गए। बहुत सारे लोग जो थे, जो यहाँ के अच्छे उन लोगों के छोटे मोटे कारोबार भी थे। जी। जी। तो लेकिन जब वहाँ जैसे बोलते अरकटिया लोग उनको फुसलाए, क्योंकि मजदूरी की ज़रूरत थी। जी। जो प्लांटेशन थे वहाँ पर, खेतों में गोरे लोग के मालिक लोगों के, मिल मालिक के, जी। तो वो जो स्लेवरी का अबोलिशन हो गया, जो अफ्रीका से ले आते थे उनको, तो कोई पूछता नहीं था, उनके तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उन लोगों का जो चर्चा हुई इंग्लैंड में कि इसको अब यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट मैन, और एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो प्रोड्यूस करने के लिए अपने शुगर केन, वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो हमारे लोग को वहाँ पर से, यहाँ कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर किडपुर डॉक में वहाँ पर, तो वो लोग उनको 36 सबसे पहले 36 लोगों को छोटा नागपुर से ले गया। जी। 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 तो वही लोग, वो एक एक्सपेरिमेंट आर्बथनट एंड कंपनी का एक साहब था, जो उनका भी प्लांटेशन था मॉरिशस में और गियाना में भी। तो उन्होंने शुरू किया कि क्योंकि लोग जा रहे थे आसाम के चाय बागान में काम करने के लिए, तो उन्होंने देखा ये एक्सपेरिमेंट करे। तो मॉरिशस में तो वो एक अग्रीमेंट, ये लोग स्लेव नहीं थे, गिरमिट एग्रीमेंट, जैसे अभी भी लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं, कई देश में जाते हैं एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो उसी तरह से वहाँ एक, यहाँ पर भी लोग, आप किसी काम में आज भी है लोग साइन करते थे। उस समय भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट। तो वो लोग उसको क्योंकि बंगाल में था और कलकत्ता अंग्रेज़ों का कैपिटल था वहीं पर, तो उसी में वहाँ पर बंगाली में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और वो लोग हस्ताक्षर किए, अपने अंगूठा लगाए या साइन किए। तो वो 36 से लेकर के वहाँ पर, यहाँ मैं गई कलकत्ता, वो देखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट्स अथॉरिटी ने अभी फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में 15 सितंबर पिछले साल उसका वो मनाया, किस तरह से ये लोग गए वहाँ, उस पर एक सेमिनार किए। और हम लोग तो बहुत 40-50 साल से मना रहे हैं कि 2 नवंबर पहुँचे वहाँ अप्रवासी घाट, और वहाँ पर उतर करके जहाज से तो एक नया घर बनाए, एक अपना देश छोड़ करके, लेकिन अनजान जगह पर, अनजान लोगों के बीच में। तो वो लोग कैसे वहाँ टिके, कैसे रहे। और मॉरिशस क्योंकि सबसे पहला ही एक पोस्ट था, उसको कहते हैं फर्स्ट पोस्ट। फर्स्ट देश, एक उन लोगों ने एक वो कोशिश की है कि ये चलेगा या नहीं, लेकिन टिका। और क्योंकि हमारे लोग बहुत मेहनती है, साहसी है, मिट्टी से जुड़ाव है, तो वो फिर वो उसको कहते हैं ग्रेट एक्सपेरिमेंट। और तभी से दूसरे देशों में भी वो भेजने लगे, दक्षिण अफ्रीका में नटाल में, और नटाल से दूसरे देश लेके गियाना, जिसको डेमरा बोलते थे, डेमरारा, और वहाँ से फिर सूरीनाम देश में, ट्रिनिडाद टोबैगो में शुरू किया गया, फिर गियाना में। और दूसरे कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे कि डच लोग,
फ्रांसीसी लोग वो भी चाहते, अंग्रेज़ों से उन लोगों ने भी एक एग्रीमेंट किया। जी जी जी। वो लोग किया कि हमें भी चाहिए हाँ। इस हमारे प्लांटेशन में लोग काम करें। तो रेनियन आइलैंड में, ग्वाडेलूप, फ्रांसीसी देशों में, फ्रेंच गियाना जी। और वो सब में गए, जमैका में, बहुत सारे देश, सेंट लूसिया में, छोटे छोटे देशों में भी, मलेशिया में, सिंगापुर में आदि, और फिर वहाँ सूरीनाम में डच सरकार के था वो। इस तरह से हमारे लोग अभी- दुनिया भर में ये गिरमिटिया, अब गिरमिट का नाम कैसा हुआ? जी। गिरमिट यानी एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ थे, उस समय तो कहाँ स्कूल थे, 200 साल पहले कहाँ स्कूल, कौन बच्चे, इलिटरेट कंट्री बोला जाता था। कुछ लोग काइस लोग आदि पढ़ते थे और कुछ बड़े लोग अपने घरों में पंडितों को बुला करके, वो कहाँ स्कूल कहाँ थे। जी जी जी। तो वो उस समय जो लोग जो अब एक भाषा से दूसरी भाषा में लोग ठीक तरह से नहीं बोल पाते हैं, वो तो दुनिया भर में ऐसा है। फ्रांसीसी लोग अंग्रेज़ का शब्द ठीक से नहीं बोल पाएंगे उस समय का। तो अग्रीमेंट वो उन लोगों के लिए गिरमिट हो गया। जी जी जी। गिरमिट, और गिरमिट से हम लोगों ने आज के दौरे में, सुषमा जी जब आए, स्वराज जी, तो हमने कहा कि ये गिरमिटिया मंडल बनाना चाहिए। जी जी। तभी से ये शब्द का बहुत उच्चारण हुआ, जी। बहुत ही उसका यूज़ हुआ, और गिरमिटिया शब्द जो है एक हमारे लिए एक चिन्ह बन गया है। अभी बात हुई गिरमिटिया कैसे शब्द आया और गिरमिटिया का क्या ये है। मैं तो जिस रूप में देखता हूँ, गिरमिटिया सांस्कृतिक क्रांति का रूप ले चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस रूप में गिरमिटिया लोगों ने बराबर, हाँ। अपने को स्थापित किया है, पुनर्जीवित रखा है अपनी संस्कृति को। आपने जो गीत अभी सुनाया हमें, कलकत्ता से छूटल जहाज, उनमें आ गइल बा रामायण हमार, उनमें आ गइल बा गीता हमार। मैं कभी बचपन में अपने बाबा दादा से कहानियाँ सुनता था, मॉरिशस के बारे में लोग बताते थे, क्योंकि उनके जानने वाले भी लोग गए थे। तो कहते थे जब ये लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा था, जबरन ले जाया जा रहा हो या लालच लोभ दिखा के ले जाया, तो इनके मन में कुछ भाव था कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे धर्म का क्या होगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा। तो कुछ चीज़ यहाँ से अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में ले गए। तो जब मैं आपसे बात करने की बात सोच रहा था तो मुझे एकदम से याद आया, तो बाबा कहा करते थे कि मुख्यतः वो 3 चीज़ ले गए जो उनके धर्म संस्कृति का द्योतक था, पीपल, पोथी और पानी। उन्होंने बना लिया था। पीपल मतलब पीपल और तुलसी, ऐसे पौधे जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, पोथी रामायण गीता, पानी गंगा जी का, ये सब लेके वो गए वहाँ। और ये 3 बड़ी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की प्रतीक चिन्ह जो हैं, ये शायद साथ चले और उस साथ अपनी संस्कृति को लेके चले। मैं कभी सोच रहा था कि पीपल तो पौधा था, लग गया, अपनी ज़मीन ढूंढ ली। हाँ, तुलसी आप देखेंगे मॉरिशस के अभी जो उसी समय से लोगों के, वो तो पहले कोठी में रहते थे, जी। जब उनके कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, जी। और वो कुछ पैसे जुटा करके खेत खरीदे। जी। और अब मान लीजिए कि बहुत ही कम समय में 20-30 साल के बाद ही खेत खरीदे और ज़मींदार बने, मिल मालिक चला रहे थे, और उनके सभी जैसे घर बनाए, जैसे वहाँ पर गांव बनाए, जैसे यहाँ का पैटर्न पर। और उसके सामने हर एक घर के, हिंदू घर के सामने आप देखेंगे तुलसी का पेड़ है, और पान के पत्ता है, और हनुमान जी का चबूतरा है, उनकी लाल झंडी है सामने, और वो सब जो पीपल है, बहुत हम लोग बहुत सेक्रेड रूप से देखते हैं। मदार है, जो मदार यहाँ, हाँ, वो सब घर चारों तरफ है मॉरिशस। यानी कि आप जैसे उतरेंगे हवाई अड्डे से मॉरिशस में, आपको ऐसा लगेगा कि और एक भारत है। तो इसी तरह से ये गंगा जल जो है 1970-50 साल पहले उसको मिलाया गया। वहाँ के जो एक गंगा तालाब है, गंगा तालाब बहुत ही, वहाँ पर एक क्रेटर लेक है, तो उसमें लोगों ने खोजा, सपना में कोई पुजारी झुमन गिरी जी का नाम आता है, झमन गोसाई जी, 1898 में उनको लगा सपना के मुझे जाना चाहिए महाशिवरात्रि के समय। तो उस समय जंगल था बहुत, वो जंगल अपने दोस्तों के साथ काट करके वो गया वहाँ पर,
और वहाँ देखा एक झील है, वो उसको परी तालाब बोलते थे। जी, जी, जी। और लोग परी लोग नाचते थे, जैसे उसको हाँ, ऐसे हाँ, लगता था मिथ में, लेजेंड में हाँ, परी लोग आकर के नाचते, परी तालाब ही बोलते थे हम जी, लोग। जी, जी। अभी फिलहाल 50 साल पहले उसको गंगा तालाब का नाम दिया गया। तो वहाँ गंगा जी से पानी आदि जल उसको मिला करके, जी, जी। तो वो आज तो वो महाशिवरात्रि दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ महाशिवरात्रि। जी, मैं देख रहा था कि वहाँ पे मंगल महादेव जी की 108 फीट जी, की मूर्ति, मैं गया था वहाँ। आप आए हैं ना? हाँ जी, हाँ 2007 जी के अप्रवासी दिवस पे जी जी मैं एक डेलीगेशन के साथ आया और जी जी अप्रवासी घाट पे जो कार्यक्रम हुआ था जी जी उसमें शामिल होने का मौका मुझे मिला था। जी। तो उस बार मैं गंगा तालाब भी गया था जी जी और वहाँ 108 फीट ऊंची मंगल महादेव हाँ की प्रतिमा है। जी और शिव कल्ट तो वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। मिठेश्वर महादेव, मंगल नाथ हैं ही, फिर महेश्वर हैं। तो ऐसे कई। गाँव में चारों तरफ 300 से ज़्यादा मंदिर हैं। जी, जी, और सिर्फ यहाँ के जो उसको शिवालय बोलते जी, हैं, जी। चाहे राम की मूर्ति हो, सीता जी की मूर्ति हो, और उसके अलावा तमिलों में भी कोविल है। जी, उसी बराबर वो लोग कोविल को बनाए हैं, और ये दक्षिण भारत के उसका जो आर्किटेक्चर है जी, जी। उसी आधार पर। और यहाँ से भी लोग जाते हैं जो बनाते हैं उसको। फिर महाराष्ट्र के लोग जो आए हैं, जी। वो लोग का भी जो मंदिर है वो उसके उसी तरह से, जैसे शिवाजी को बहुत मानते हैं, उनकी जी। मूर्ति चारों तरफ है। तो हर एक जो जहाँ जहाँ से लोग, सिर्फ यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से नहीं गए थे, जी, यहाँ जी। से ज़्यादा हैं, लेकिन तमिल से देश से भी, और तेलंग देश से, और बंगाल, महाराष्ट्र। हाँ बंगाल से आगे गए थे वो लोग, जी, इस जी। प्रथा से आगे भी गए थे अच्छा। फ्रांसीसी समय में। जी, जी, जी। हाँ, तो इस तरह से ये सब है वहाँ पर। और गुजराती लोग भी, जी, जी। गुजराती लोग, क्योंकि जो लोग गिरमिट के नाम से जा रहे थे, तो खान पान आदि वस्त्र इस सब के लिए, जी। तो वो ट्रेडर्स थे हाँ, वहाँ हाँ, से। हाँ, हाँ। तो गुजरात, कच्छ मेहमान आदि लोग गए जी। वहाँ पर, गुजराती, मुस्लिम और हिंदू लोग वहाँ बसे। ये आप बता रही थी अभी, तो जैसे शिवालय है वहाँ पे, महाशिवरात्रि का अवसर होता है, तो वहाँ जैसे हमारे वहाँ होता है, गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, सावन में खास करके जी कांवड़ बोलते हैं, जी, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं। हाँ। तो कांवड़ वहाँ पे भी है। बहुत सुंदर ढंग से, जी, मॉरिशस जी। में तो एक देखने की चीज है। हाँ। मैं देवघर गई हूँ, जी, देवघर गई हूँ, और मैंने देखा है किस तरह से कांवर ले जाते जी। हैं। मैं 2 दिन पहले आया देवघर से दर्शन अच्छा करके अभी। अच्छा, हाँ। तो पिछले 2-3 मास पहले मैं देवघर गई जी। थी। तो मॉरिशस में तो जब वो लोग कंधे पर कांवर बना करके, वो लोटा रख करके बहुत सुंदर ढंग से उसको जी, सजाते हैं। जी। और अभी तो युवा पीढ़ी जो है, 1 मास 1.5 मास पहले व्रत रखते हैं अच्छा। घर में, और फिर उसको मिलजुल करके ग्रुप बनाते हैं। अब तो बहुत सुंदर सुंदर ढंग से बनाते हैं उसको, और प्रौढ़ बनाए जी, हैं, जी। उसमें ऐनक लगाते हैं और डिज़ाइन करते हैं, अच्छा। एरोप्लेन के रूप देते हैं, अपने नए हाँ, इमेजिनेशन, क्रिएटिव आर्ट जो है, परफॉर्मिंग हाँ, आर्ट, हाँ, उसको एक बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते जाते जी, हैं गंगा तालाब। और वहाँ 3 दिन, मान लीजिए 10 दिन के समय में, इस महाशिवरात्रि के से पहले एक ऐसा माहौल, शिवमय माहौल है, जी। बन जाता है मॉरिशस में पूरा। और वो लोग जब जाते हैं अपने कांवर को कंधे पर, या अब तो रोलर पर लगाते हैं, हाँ। मॉडर्न युवा लोग हैं, उनके दिमाग ऐसे इमेजिनेशन में जी, है, टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हैं, आईटी यूज़ करते हैं, एआई यूज़ करते हैं, तो सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं, जी। उनको बिठाते हैं, एक ट्रॉली पर एक रैली होता है। अच्छा। तो ये लोग कहते हैं, चला हो देखे कांवर्थी लोग जाता, अच्छा। कांवर्थी लोग जाता, कांवर ले जाता थे। और उसी से जब फिर उससे पहले आते हैं अपने गांव, हर एक को, माने 4-5 लाख के लोग जाते हैं, अच्छा। पैदल जाते हैं। अभी तो ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो जाते हैं, फिर लौटते हैं, तो चल के आते हैं, या उस तरह से।
और पहले तो नहीं था ये सब सवारी, जी। तो चल कर जाते थे, चल कर आते थे सभी लोग। एक चीज बताएं, शिव जी को तो जैसे बेलपत्र बहुत प्रिय है, हाँ धतूरा प्रिय है, हाँ, बेर सब प्रिय है, तो ये सब उपलब्ध सब है वहाँ? चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। मॉरिशस में सारी चीजें हैं, सभी है, बेलपत्र जैसे भी मैंने है। कहा आपको मदार है। हाँ हाँ, भांग का पत्ता भी शिव जी को चढ़ता है, हाँ, तो वो सब है वहाँ सब पे? है, जी सब है, सब है। और फिर जल चढ़ाते हैं, फिर गंगा जल ला जी करके, फिर चार पहर के पूजा होता है, जी 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 चार पहर के पूजा करते हैं। और महाशिवरात्रि एक पब्लिक हॉलीडे जी है। जी अन्य दूसरे लोगों के जो पब्लिक हॉलीडे है, जी। ईद है, जैसे तमिल लोगों में कावड़ी के है, वो लोग भी हाँ कावड़ी करते हैं। और फिर वरुषा पिरप्पू जो न्यू ईयर है, फिर पोंगल। पोंगल है, संक्रांति हाँ, के समय संक्रांति के दिन। वो मनाते हैं अभी। लेकिन पहले उसका पब्लिक हॉलीडे, बहुत सारे पब्लिक हॉलीडे है ना, तो क्रिश्चियनों का जो है ईस्टर हॉलीडे है, या वर्जिन मेरी का जो असम्पशन जी डे है उसका भी है, ईद का है। जी। तो इस तरह चाइनीज़ लोगों का स्प्रिंग फेस्टिवल, तो ये सब एक माहौल आपने देखा होगा। जी। कई दिन आप रहे मॉरिशस में? मॉरिशस में मैं करीब 6 दिन था। 6 दिन रहे, जी तो काफ़ी आपने देख चुके जी होंगे। जी जी तो इस तरह से हम लोग सभी लोग मिल करके एक बहुत ही हार्मोनियस जीवन जी ले जाते हैं। और हर एक का आइडेंटिटी है, लेकिन एक मॉरिशन आइडेंटिटी भी है हमारी। जी जी तो वो सब है वहाँ पर। मान लीजिए रिसर्च करने की बात जी। है, नए हाँ बच्चे लोगों को भेजना चाहिए ये जी सब पर जी जी रिसर्च जी। करने के लिए, देखने आ, के लिए। शिव जी की बात हुई, शिव जी की पूजा की बात हुई, और आपसे चर्चा में संस्कार गीतों की भी बात हो रही थी। तो हमारे वहाँ बिना शिव के गीत के कोई चीज़ पूरा नहीं होता है। तो शिव जी पर कुछ अगर आप एक गीत सुनाएं हमें। वहाँ पर भोजपुरी में लोगों ने शिव जी पर गीत गए। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, गंगा के जलवा हो, गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। दिव्य है, एकदम डिवाइन। जी जी, एकदम तो डिवाइन, हम लोग, दिव्य। हमने क्या भोजपुरी समाज में, या चाहे ऐसे भी कर जाए, शादी ब्याह होखे, चाहे तीज त्यौहार होखे, बिना शिव जी के गीत के पूरा ना होला। हाँ, तो वहाँ पर शिव जी के है कि गीत महिला लोग जब गाते हैं, जी पहले तो 8 मंगरा 8 दिन के गाते थे, जी जी 4 मंगरा। मेरे विवाह में 3 मंगरा, 3 दिन के जी जी विवाह के शाम के बेला में महिलाएं आती है गांव के, और घर के महिला जाकर के बोलती है, उन लोगों को बुलाती है आसपास के, अव हो हमार लड़का, हमार बेटी के बिया बा, हमार बेटा के बिया, आव गीत गावे, जी 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 तब आई हम जा। तो उस तरह से टोली है, हर गांव में बन गया है मॉरिशस में इस तरह के गीत गवाई के टोली। तो फिर वो संध्या से शुरू करते हैं। पहले संध्या जी देवी को बुलाते हैं कि सांझ भइले संध्या घरे घरे घूमे, कही मोरे सांझ मनायो जी, अपने महलिया से निकले दादा, हम रौरा सांझ मनायो जी। इसका मतलब है कि सबसे पहले पहले पुराने समय में भी बोलते थे कि बेटी को जाकर के संध्या के समय में सांझी जो हाँ, दिया बाती जो दिन भी और है। रात जोड़ते हैं, हाँ हाँ वो बहुत ही शुभ बेला माना जाता जी है मेडिटेशन साधना करने के लिए। जी तो दिया जलाते हैं, देवी कुल देवता के दिया जलाते हैं। तो आज भी लोग उसी समय 6 बजे सांझ के दिया जलाते हैं। तो गीतों में भी ये है कि सांझ को पूजते हैं, बुलाते हैं। जी संझा मैया बोलते हैं मुझे कौन अपने घर में वो दर्जा देंगे, उसको जी हमको उस तरह से बुलाएंगे। तो दादाजी बोलते हैं। तो दादाजी का मतलब है कि पट्रियोक का मतलब है हाँ, कि हम लोग अपने पूर्वज को बहुत ही मान आदर करते से हैं। देखते हैं। और उसके बाद वो लोग देवी देवता 5 को संध्या के गीत जी गावेलन जा, 5 गो देवी देवता के गीत गवाला, जी फिर महादेव के गीत गावे, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ लव, ऑफ जी जी रोमांस। हाँ और शिव जी के बारे में जितने शिव पुराण से लेकर के आप देखेंगे जी कि लोक प्रथा में किस तरह से महिलाएं ने उसको, उन गीत को रखे हैं। कि जैसा मैंने यहाँ छपरा, आरा, बलिया आदि में, जी दिल्ली में भी ये गीत सुना है। शिव जी के गीत जो उनके जीवन पर कैसे जाते हैं, शिव जी जाते हैं परदेश, कहते हैं कि मैं शादी में
जाते हैं तो फिर वो जाते हैं, दूसरे महिला को लाते हैं, गौरी की बहन जी। पार्वती की बहन लाते हैं गौरी, तो उसको कहते हैं उसको परछावन करो, तो जी। कहा ये तो सौत है मेरे, तो फिर उसको कहते हैं तुम वहाँ गाय के घर में रहो, मैं घर में यहाँ, इस तरह से वो बहुत सी कहानी, आप स्टोरी टेलर हैं, जी। इसको लेकर के आप स्टोरी लिख सकते हैं। जी। और फिर वो कहते हैं कि जो गीत यहाँ मैंने देखा है अभी तक मौजूद है मॉरिशस में, गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाई के, गजमतिया हो महादेव चौका पुराय, सुनिए शिव शिव के दोहाय, सुनिए शिव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये गीत तो हम अपना बचपन में अपना या दादी गम के आपके या शादी ब्याह में शायद हाँ। महिला लोग गायले बाटे। जी, जी, जी। अभी तक रे मॉरिशस में जीवित। अब सोचा ये गीत अब यूनेस्को में सुरक्षित बाटे। जी, तनिको संघर्ष के बारे में बताई। अभी हम दहत रही जैसे गीत गवाई के परंपरा रहल बा भोजपुरी समाज में भी, बाकी भारतीय परंपरा से जुड़ल रहल बा लोकगीत कोनो न कोनो रूप में। ये गीत गवाई के आप जिस तरह से यूनेस्को तक लेके गई, एक तो पहले मॉरिशस जहाँ पे अलग देश, नया टापू, नई जगह, कई तरह की संस्कृति एक साथ आई, और वहाँ से भोजपुरी यहाँ अपने देश में एक हीन भावना से ग्रसित होकर धीरे धीरे कहीं छूटती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। उसको आप मॉरिशस जैसे एक अनजान सुदूर देश में किस संघर्ष के साथ आप लोग इसको, इस प्रथा को, इस परंपरा को यूनेस्को तक लेके गई। ये कहानी बड़ी हम सब के लिए प्रेरणा की बात होगी, और हमारे अपने वहाँ जो भोजपुरी की मूल धरती है वहाँ इसको बचा लेने में, सुरक्षित करने में बहुत काम आएगा। इसके विषय में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। देखिए, जब हमारे पूर्वज लोग गए जी। वो साथ में बहुत कम चीज ले गए, जी, जी। लेकिन कंठस्थ ले गए। हाँ। अपने कंठ में जी। कोई लोग ऐसे पूरा रामायण रामचरितमानस कंठस्थ जानते हैं, जी। और गीता, तो वही लोग जा करके फिर छोटे मोटे उस समय कुछ पोथी थे जो कैथी लिपि में लिखते थे रामायण के वो, लेकिन गीतों का तो वो तो महिलाएं कंठस्थ ले गई, जी। लिखित नहीं थे। और वो जो गए वहाँ पर, अब जब जैसे दास प्रथा, वो जो ये स्लेवरी था। नहीं, उसके बाद जब ये हमारे इमिग्रेंट्स गए, हाँ, गिरमिटिया महिला, तो जब वो लोग अपने कोठी से वो अपने घर बनाए अपने दूसरे, तो शादी ब्याह, क्योंकि उस समय में आपको एक बात बताऊं, अंग्रेज लोग ने फैमिली माइग्रेशन को प्रमोट किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो लोग जो गए अकेलेपन थे, सुसाइड कमिट करते थे, उनके परिवार मिस करते थे, तो गांव से ढूंढ लोगों को फैमिली माइग्रेशन, यानी कि दादा दादी बच्चे माँ पति पत्नी सब लोग जाते थे। जी, उनको जी। माइग्रेशन किया गया, और वहाँ जा करके तब जब शादी ब्याह हो बातें, तब बोले कि के गीत गाए, जी। गीत गवा के याद आ रहे हैं, गीतों हमारे संस्कार है। ये तो ऋग्वेद से, मैंने रिसर्च किया इस बुक में जी। कि ऋग्वेद से लेकर के महिलाएं उस समय इंद्राणी कर्म होता था, 4 विवाहित महिला गीत गाते थे, अपने उस समय वीणा था, जी। और वो नृत्य करते थे, विवाहित महिला गाती थी, ताकि वो फर्टिलिटी राइट के वजह से, जी, जी, तो जी। वो नए घर जमा रहे हैं, बना रहे हैं, बसा रहे हैं, उनके घर अच्छे तरह से बच्चे फूले पौधे, तो वो गीत गाया जाते थे ऋग्वेद समय पर। जी। और वही प्रथा गांव गीतों में आई, लोक गीतों में, जी। लोग, और वही लेकर के हमारे लोग मॉरिशस लाए। जी। और वो जब बने तो वहाँ हर एक गांव में कुछ कुछ जो महिलाएं याद करती हैं वो गीत को, तो वो गाते थे, मिलते, तो वही गीत गवाई के ग्रुप बन गए। जी, जी। ये यूनिक है, दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं है इस तरह इस तरह का कहीं नहीं है। हाँ, यहाँ तो गांव के घर के लोग गाते हैं कुछ गांव पर, लेकिन ग्रुप नहीं बना है इस जी। तरह से। तो मॉरिशस में जब वो बना और ये गीत गवाए, श्रेय मैं इनको है, मैं इन महिलाओं को, इन दादी नानी को, मैं झुक करके प्रणाम कर, गोर लागिला, जी, जी। गोर लागेला, प्रणाम करेला कि ये लोग एक लाइब्रेरी है, एक एनसाइक्लोपीडिया है। जी। जितने ये
पारंपरिक, बहुत ही शास्त्रीय, बहुत ही मान लीजिए हाई वैल्यू लिटरेरी जी। का है। इसमें कई कहानी है, वो लोग गाते हैं, सुनाते हैं। तो कभी आंखों से आंसू बहते हैं, जब मैं रुआं खड़े हो जी जाती हैं जी जब ये जी। लोग गाते हैं मिल करके। तो और फिर तो वही गीत जो है, ये लोग 2 साल, मान लीजिए 200 साल के दरमियान पीढ़ी दर पीढ़ी ये महिलाएं के गीत आते रहे। और फिर अभी मॉडर्न पीरियड में बॉलीवुड का बहुत चर्चा, जी। संगीत का बहुत हो रहा था। तो आधुनिक महिलाएं लोग, लड़कियां, वो लोग थोड़ा वेस्टर्न, वो ईस्ट पैटर्न पर जाते कि ये मॉडर्न है, हाँ। संगीत करें। ये भी ठीक है, बॉलीवुड के गीत भी गाएं, लेकिन वो जो पुराने ज़माने के गीत हैं उसको कहते हैं कि ये पुराना है, ये लोग बुढ़िया लोग के गीत है, बुढ़िया लोग गावता। तो देन मैंने देखा इसको, तो ये लोग महिलाएं तो गाती रहती थी। ये जी। लोग अपने ग्रुप्स हैं इनके बहुत चारों तरफ से, और बहुत ही 200, 300, 400 साल के गीत गा रहे हैं, जी। और नए भी कंपोज करते हैं भोजपुरी में। तो जब मैंने देखा, तो मैं जब चेयरपर्सन बनी पार्लियामेंट के एक एक्ट से, सरकार, मॉरिशस सरकार जी। ने बनाए हर भाषा को सुरक्षित रखने के लिए। तो जैसे हिंदी का है, उर्दू का है, तमिल का है, अंग्रेज़ी का है, और क्रियोल का है, तो भोजपुरी के भी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन है, उसके मैं फर्स्ट चेयरपर्सन रही। जी। 12 साल उसमें रही मैं। जी। उसी में मैंने उसको, भोजपुरी को और ये गीत को मान्यता दी, उसको बढ़ाया। तब जब मैं प्रेसिडेंट बनी, चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के चलते हैं, तो और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय कैबिनेट डिसीजन मैं बनी चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया। और फिर उसमें मैंने देखा कि एक महिला जो मैं जानती हूँ, उसके प्रोग्राम में जाती थी, श्रीमती रीता पुनीत जी, जी। वो इस तरह से इस सब गीत को संभाल करके रखी है। उनके तरह से और अनेक गिटारिन लोग हैं जी। मॉरिशस में जो गीतों को संभाल करके रखे। तो मैंने उनके प्रोग्राम देखे, और फिर मैंने उनको कहा हम लोग एक गीत गवाए के स्कूल खोलेंगे। अच्छा। रीता जी की माँ गाती थी, उनकी नानी गाती थी, जी। उनकी परनानी गाती थी। अच्छा। तो उसमें एक पारंपरिक हम्म। लय आ रही है। तो उनको मैंने प्रेसिडेंट किया, ये गीत गवाए स्कूल का, हेड ऑफ स्कूल। एक स्कूल खोली, तो अरे बुढ़िया लोग खातिर स्कूल खोला जाता। तो बहुत अच्छा लगा। तो मॉरिशस भर के कहीं कहाँ कहाँ से महिलाएं लोग आए, हम लोग स्कूल खोले। मैं जा कर के उनको इमिग्रेशन हिस्ट्री दिए, हमारे ये गीत कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों गाते हैं। तो फिर जब सरकार ने को हम लोगों ने कहा कि इसको यूनेस्को में भेजना है, तो जब सरकार ने, तो ये सरकार नेशनल हेरिटेज फंड के द्वारा जो ये सब हेरिटेज को सुरक्षित रखते हैं, और अप्रवासी घाट है, महात्मा गांधी, सब मिल करके यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। तो मैं 4 साल कंसल्टेंट रही विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस इस दोसिये पर काम करने के लिए, यूनेस्को में भेजने के लिए। यूनेस्को ने स्वीकृति दिया 1 दिसंबर 2016 में, और मैं डेलीगेशन, मॉरिशस सरकारी डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन में गई थी इसको वहाँ पर डिफेंड करने के लिए दोसिये, और उसको मान्यता प्राप्त हुई। तो ये कहल जाए कि गीत गवाई का पीठ पर चढ़ के भोजपुरी यूनेस्को पहुंच गई। हाँ, और वो यूनेस्को ने पूछा किस भाषा में गाते हैं आप लोग ये गीत, तो भोजपुरी कैसे गाते हैं, तो कैसे लिखते हैं। तो हमें 10-20 पन्ने वो उसमें लिख करके भोजपुरी में, और ये महिलाएं ने अपने स्वीकृति भी दी। इनके वर्कशॉप हम लोगों ने चलाई, भोजपुरी में बात की, और इन लोगों ने कि हमारे जो हेरिटेज है वो वहाँ यूनेस्को में शामिल होंगे, सुरक्षित होंगे। अब ये दुनिया भर के, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली फॉर मॉरिशस, नॉट इंडिया, बट होल वर्ल्ड, प्रॉपर्टी ऑफ द होल वर्ल्ड। और इसका सुरक्षित करने के लिए यूनेस्को कहते हैं कि ये जो स्टेट पार्टी है, यानी कि मॉरिशस, जिन्होंने साइन किया है कि इसको बचाने के लिए नई पीढ़ी में ले जाने, ट्रांसमिट टू द यंगर जनरेशन, इसको भोजपुरी को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तभी मॉरिशस सरकार भोजपुरी को स्कूलों में
और बैठकाओं में जो सायंकालीन पाठशाला आदि में, वॉलंटरी स्कूल में, और स्कूल सिस्टम में भी भोजपुरी की पढ़ाई, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जहाँ हमारे एग्जामिनेशन चलता है, हमारे मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री जी श्री महेंद्र गंगा प्रसाद जी गए, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से, कैम्ब्रिज से मिले और कहा कि इसका करिकुलम हम बनाएंगे भोजपुरी पढ़ाने के लिए। और महात्मा गांधी संस्थान में भी भोजपुरी के कोर्स चलते हैं, और फिर वहाँ पर 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें ये मेरी पुस्तक का भी उपयोग करते हैं। भोजपुरी बोला, भोजपुरी सीखा, और फिर भोजपुरी के सहज व्याकरण मैंने लिखा है। तो इस तरह ये गीत गवाए जो है, अब यूनेस्को ने अपना कंसल्टेंट को भेजा, डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज अबांगू आकर के देखा कि सही है, ये लोग गाते हैं इस तरह से, महिलाएं जो घूम मिल करके, फिर ये भोजपुरी बोला जाता है मॉरिशस में, ये सब देख करके तब हमको वहाँ पर स्वीकृति मिली। एक बात हम कहेंगे यहाँ पे कि भोजपुरी समाज, भोजपुरी और उसके साथ ये देश, इस मामले में आपकी साथ जुड़ी जो महिलाएं हैं इस गीत गवाई संस्था की और मॉरिशस, सबका आभारी रहेगा कि हमारी एक लोक संस्कृति को न सिर्फ जीवित रखा बल्कि उसे विश्व धरोहर के रूप में स्थापित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मॉरिशस का ये कंट्रीब्यूशन जो है, और आप महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है साहित्य के प्रति, भोजपुरी साहित्य के लिए, वो अविस्मरणीय रहेगा, इतिहास याद रखेगा इसे। आप एक बात कह रहे थे कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए आपने कोशिश की और एक संस्थागत स्वरूप दिया। आपने एक स्कूल की शुरुआत की, बुढ़ियन के स्कूल खुलाई। हाँ, एक स्कूल से 53 हाँ, चलत वह हम जानने की चाहते हैं कि आज कितना स्कूल चलत था, आज नौका पीढ़ी के उनमें कितना इंटरेस्ट बा, नया पीढ़ी के लोग आवता सीखे गीत गवाई के जीवित रखे खातिर। जिसे वो बात करनी है कि यूनेस्को भी कहता कि अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होना चाहिए, इतना रिच कल्चर है, इतना रिच हेरिटेज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। तो अगली पीढ़ी कितनी इंटरेस्टेड है? हमारी सरकार का कल्चर मिनिस्ट्री है, अभी महेंद्र गोंदिया जी हैं, वो मराठी भाषी हैं, लेकिन वो मिनिस्टर है वहाँ, और वो मंत्रालय ही में के दरमियान में मैंने ये सब काम किया था 12 साल। उसमें यूनेस्को का जो रूल्स है उसका जो ट्रांसमिट करना चाहिए युवा पीढ़ी को, और भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, स्कूल में उसको मान्यता देना चाहिए। तो ये सब काम हो रहा है मॉरिशस में। अभी मैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में नहीं हूँ, लेकिन बाहर से भी मैं उसका बढ़ावा देती जा रही हूँ। अब देखिए कि ये काम जो आप कर रहे हैं कठिन है, क्योंकि दुनिया तो आगे, वैसे ग्लोबलाइजेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ट्रांसनेशनलिज्म में बच्चे लोग, नए लोग, जो पहले जो गिरमिट से गवर्नमेंट बना मॉरिशस में, तो एक सोशल मोबिलिटी बना, पॉलिटिकल लीडरशिप बने, एंटरप्रेन्योरशिप बने, नए डॉक्टर्स, बैरिस्टर्स आदि सब आए उठे। अब उनके बच्चे जो हैं, जो नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कट ऑफ होते जाते हैं। इंडिया में भी मैंने देखा है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में और कंज्यूमरिज्म के दौर में मॉल कल्चर आ गया है। मॉल का कल्चर आ गया, मॉडर्न कल्चर। तो फिर वो है, उसके बीच में यूनेस्को हमको ये सब कन्वेंशन बनाए हैं, ये हमारे हेरिटेज को सुरक्षित करना चाहिए। तो ये एक बहुत संबल देता है, और इसी के ज़रिए से हम लोग सुरक्षित करना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए नए पीढ़ी को। हम नए लोगों को उनको ला रहे हैं कि इसमें एक नॉलेज सिस्टम है, जैसे हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम, भारतीय नॉलेज सिस्टम है, आज हम देख रहे हैं कि उसकी कितनी ज़रूरत है, उसके कितने वो नीड है, क्योंकि नए ज़माने आप डॉक्टर बन गए, एआई के बहुत बड़े टेक्निक चाहे सिलिकॉन वाले में या बेंगलोर में बसे हैं, लेकिन अंदर में एक खालीपन सा है आज के ज़माने के लोग में, तो वो कुछ खोज रहे हैं। अब पुराने समय में एक अंग्रेज़ का कहावत है, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एंड बटर ओनली। उसके अलावा अच्छा ठीक है, आपने आगे बढ़े,
पढ़ाई की, एआई में पहुंच गए हैं। जी, जी, जी। अब लेकिन लेकिन अंदर में जो हम लोग हैं, वो यदि एक वॉइड रहेगा तो युवा पीढ़ी जो है वो भी खोज करेगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जी। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे बैकग्राउंड क्या है, मेरे यानी कि रूट्स क्या है। तो इसीलिए जब मोदी जी मॉरिशस प्रवासी भारतीय दिवस में मैं सम्मानित हूँ, जी, प्रवासी जी, जी, भारतीय जी। सम्मानी अवॉर्डी हूँ। जी, जी। भुवनेश्वर में मोदी जी ने कहा कि बैक टू रूट्स एक डाटाबेस बना रहे हैं कि जो लोग हमारे पूर्वज लोग गए, अभी 200 मिलियन के हैं हम लोग, 20 करोड़ के हैं, तो वो हम कैसे जुड़े रहे हमारे गांवों से, हमारे ज़मीन से। जी। तो उसी के अंदर में एआई के ज़रिए से, आईटी के ज़रिए से बच्चे लोग जो हैं आजकल, तो उसको कैसे हमारे साहित्य को, हमारे परंपरा को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, जी। हमारे धार्मिक पुस्तकें वेद से लेकर के रामायण महाभारत आदि को किस तरह से नए ढंग से जी। उसको अब फैला रहे हैं। तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक डिजिटल आर्काइव बन गया है। डिजिटल एक्सपोजर, जी, जी। एक्सपेरिमेंट या डिजिटल आर्ट्स, ड्रामा, संस्कृत, चाहे कुछ भी माध्यम जी। आप लें, उसके ज़रिए से हम नया पीढ़ी को हम उसको, तो ये गीत गवाए का भी एक वो है कि वो मॉडर्न न बने। यूनेस्को का एक वो है, जी। उसमें क्लोज है कि उसको उसके उसके जो ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन फॉर्म किया में जाए, मेंटेन, प्रिजर्व उसको किया जाए। बढ़ाते जाए, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म भी मेंटेन करना चाहिए। तो एक बात बताएं आप कि ये गीत गवाई जो हमारी है, जैसे जो सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत गवाई रही है, इसमें बच्चे के जन्म से लेके मुंडन, छठियार, जनेऊ अगर होता है तो फिर शादी ब्याह, मतलब हर जीवन के 16 संस्कार जो हैं उसके साथ गीत जुड़े हुए हैं। दिस इज द राइट ऑफ पैसेज। जी। पुराने समय में जब ये लोग, जब वैदिक समय में ये सब होता था संस्कार, जी। तो ये संस्कार का जो है, इट प्रिपेयर्ड द मैन टू फॉलो ईच स्टेज ऑफ लाइफ। जी। और उसी में वो है, ब्रह्मचारी स्टेज है, फिर गृहस्थ है, फिर उसमें वानप्रस्थ है, फिर संन्यास जी। है। जी। तो ये सब जो था, ये अभी भी हम सोचेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन को कायदा में रखना है। और वो एक मिडिल पास, जैसे बुद्ध भगवान ने कहा, एक मिडिल पास आप बच्चा को सिखाएंगे, उसको सीख देंगे, तो वो बच्चा जानेंगे जीवन में चाहे कहीं पर भी हो, तो वो जानेगा कि ये मेरा हेरिटेज है, जी। ये मेरे दादी नानी, मेरे परदादे ने इसी के बल से आगे बढ़े हैं। मैं भी, चाहे मैं आज बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बन गया हूँ, या आईटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, या एआई में जा रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर में एक ह्यूमन वैल्यू है। जी। तो ह्यूमन वैल्यू जो है वो बच्चा को गाइड करेगा, उसी से वो भटकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा भी अपने मॉडर्न दुनिया में। जी। फिर लेकिन द पास्ट इज देयर, हिस्ट्री इज देयर। जी। और ये सब जो है हमारे शिक्षा के तौर पर हमें सीख दिखाते हैं। तो उसमें गीत गवाई में और किस किस तरह की गीतें हैं, झूमर, सोहर, क्या क्या है, थोड़ा सा हाँ, उसके बारे में आप बहुत सारे गीत। कुछ अब एक झूमर है जो मॉरिशस में जी। बहुत ही बहुत ही पॉपुलर है, महिलाएं गाती हैं। जी। 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 और यहाँ पर भी मैंने सुना है जी। कि जैसे उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें मोबिलिटी है, कि गांव के लाने की, जो जब उस समय जैसे 200 साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोग कलकत्ता जाते थे या पटना, अब उसमें गंगा जी के नदी पर वो पुल नहीं था, स्टीमर महात्मा चलती थी। गांधी सेतु नहीं था, तो हाजीपुर से लोग नाव लेकर के हाँ। पटना आते थे। जी। जी। तो वो सब गांव वाले, वो ऐसा गीत में है कि उसके पति भी, पिताजी चले गए हैं काम करने कहीं पर, पति भी गए हैं, भाई भी गए हैं, जी। 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 अब वो कोई नहीं है घर में। अब वो सोचती है अब वो आएंगे तो क्या चीज़ मेरे लिए लाकर लाएंगे। तो ये गीत में है, ये गीत ऐसा है
केही जाला हाजीपुर केही जाला पटना केही जाला हाजीपुर केही जाला पटना केही जाला कलकत्ता के देसवा केही जाला बाबा जाला हाजीपुर भैया जाला पटना सैया जाला कलकत्ता के देसवा सैया जाला बाबा आने सुबह साड़ी बाबा आने सुबह साड़ी भैया आने कंगना सैया आने मोरे माथे के सिंदूरा सैया आने फट गईली सुबह साड़ी फट गईली सुबह साड़ी टूट गईले कंगना रही गईले मोरे माथे के सिंदूरा रही गईले। अब इसको ढोलक पर आदि बजाते हैं, नृत्य करते, महिला लोग का ग्रुप है तो फिर 4 महिला 5 महिला नाचती है। अब रामायण में आपको एक बात सुनाऊं जी। पहले हमारे लोग जब गए, लोग कहते हैं पोथी तो 1-2 शायद लिखित, उस समय प्रिंटिंग तो नहीं था। हाँ। तो उस समय वो पोथी तो कंठस्थ, मैं यहाँ पर छपरा में मैंने देखा है, लाल बाबू जी यादव जी प्रोफेसर है वहाँ छपरा में। वो मुझे ले गए थे दिखाने कि ये कैसे जहाँ पर बोट लेकर के जाते थे कलकत्ता, वहाँ पर मैं एक वृद्ध आदमी से मिले जो कंठस्थ रामचरितमानस जानते थे, रामायण। और ऐसे ही लोग गए और वहाँ सत्संग किए, फिर बैठका खोले। बैठका में कहने कि बच्चे लोग अपने भाषा जाने, अपने रामायण गा सके और उनको सिखाया जाता था, गुरुजी बहन जी बोल करके वो सिखाते थे। तो मैं जब वहाँ पर ग्रुप को देखा, हमारे लिए एक शिविर, एक पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने जब वहाँ कलकत्ता में पढ़ करके ज्योग्राफी ऑनर्स करके गई, तो वहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, शिविर, धार्मिक सेवा शिविर स्वामी जी ने किया, हमको शिक्षण दिए। तो वहाँ पर एक ग्रुप आकर के सत्संग, वहाँ पर रामायण झाल ढोलक पर गाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जीरादेई में वो भी कहते हैं कि उनके बचपन में वो रामायण सत्संग ऐसे झाल ढोलक पर लोग गाते थे, सत्संग करते थे। और सत्संग गाने से पहले लोग एक बानी बोलते थे। तो वो बानी मैंने सुना, आज तक भी कहीं पर भी वो बानी नहीं सुना। और इतना सुंदर, इतने उसमें वो है पोएट्री उसमें इतना सुंदर है, कविता के रूप में है। वो लोग कैसे ये बानी बोलते थे, मैं आपको ये सुनाऊं। ये ऐतिहासिक है। सोचिए खेत में 4 बजे जाते थे काम करने, मजदूर के रूप में दिन भर काम करते थे। शाम को जब आते थे 6-7 बजे खाने के बाद बैठक में जुटते थे, रामायण गाते थे रात भर। और उसी से उनको ऊर्जा मिलती थी, उसी से। और ये बानी बोल करके, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, हो तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हो रामा गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हो रामा गुण गाय के, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। राम चले बन के, भरत चले घर के, राम चले बन के, भरत चले घर के, भरत चले घर के, भरत चले घर के, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। रीम झीम मेघरा बरसे, हो रीम झीम मेघरा बरसे,
मेघरा बरसे सुजियरा तरसे, मेघरा बरसे सुजियरा तरसे, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के, गेंदवा के फूलवा गमक सारे रतिया, हो गेंदवा के फूलवा गमक सारे रतिया, गमक सारी रतिया, महक सारी रतिया, गमक सारी रतिया, महक सारी रतिया, गेंदवा के फूलवा गमक सारी रतिया, नदिया के पनिया बहत सारी रतिया, हो नदिया के पनिया बहत सारी रतिया, बहत सारी रतिया, चमक सारी रतिया, बहत सारी रतिया, चमक सारी रतिया, तुलसी मगन भैल हरि गुण गाय के। जितने सुंदर भाव हैं इस वाणी में। अब देखिए, नदियाँ बहते सारी रतिया, चमके यानी कि चांद चांद ऊपर है, उसमें चमक रहा है। ये कविता कहाँ से हम लाएंगे इतने सुंदर? वही मैं कह रहा था कि जितने सुंदर भाव हैं, जितनी अभिव्यक्ति में व्यापकता है, बताइए। और उसको आपके मधुर कंठ से सुनने का अवसर मिला, ये तो मैंने उन लोगों से सुना, वो लोग नहीं है आप, लेकिन उन लोगों ने ये हमको एक हेरिटेज दिया है। ये एक हेरिटेज है, इसको बच्चों में, क्योंकि इसमें इतने सुंदर ढंग लोग कविता रचते हैं। अब देख लीजिए, कंठस्थ ओरल ट्रेडिशन से वो लोग इसको गाए हैं, तब रामायण के धुन, चौपाई और दोहा इसके बाद तब हाँ एक स्तुति है, एक वाणी के रूप में आ गई देहाती, और उसके बाद अपना रामचरितमानस। और मॉरिशस भर में रामायण का सत्संग चलता है। हम लोग इसके लिए युवा पीढ़ी में, उनके बच्चों में भी कंपटीशन करवाते हैं। वो जानते हैं, दोहा चौपाई जानते हैं, सत्संग करते हैं, महिलाएं करती हैं, अर्थ देते हैं, उसके लिए भी कंपटीशन होता है। सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन। फिर एक रामायण सेंटर है मॉरिशस में। रामायण सेंटर जो दुनिया भर में, वो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक रामायण सेंटर चलता है मॉरिशस। तो एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल, मल्टी इथनिक सोसाइटी में भी पार्लियामेंट के एक्ट से रामायण संस्था बनी है, और रामायण को जिया जा रहा है, गाया जा रहा है, और सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। वो संस्कृति गौरवान्वित हो रही है, कहीं कोई उसको लेके विवाद नहीं दिखता है कि भाई ऐसा क्यों हो। और मेरे ख्याल से करीब करीब सारे धर्मों और सारे भाषाओं के प्रमोशन में, जैसे आपने बताया अभी कि लैंग्वेज स्पीकिंग यूनियंस हैं, उसमें अगर भोजपुरी लैंग्वेज स्पीकिंग यूनियन है तो तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग यूनियन भी है, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग यूनियन भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। तो ये एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक संस्कृति को लेके आगे बढ़ने और जीने और समृद्ध होने, जिसे हम कहेंगे परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉरिशस। हाँ, और मॉरिशस की सोसाइटी। बिल्कुल। अब मैं बताऊँ आपको, हमारे युवा पीढ़ी में, मैंने कहा आपको, जब मैं अपने ग्रेजुएशन करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आई, मैं ज्योग्राफर हूँ बेसिकली। मैं भोजपुरी जानती नहीं थी। मैं शहर में मेरी मैं पोर्टलुइस शहर में, जहाँ पर दूसरे बहुत से मल्टी वो है, तमिल है, क्रियोल बहुत ज़्यादा है, और चाइनीज़ भी है आदि। तो उस वातावरण में मैं भोजपुरी जानती नहीं थी। मेरे पेरेंट्स जानते थे। मैं बैठका, मेरे पिताजी ने मुझे बैठका में भेजा गुरु के पास, वो हिंदी सीखने के लिए। लेकिन बाद में जब मैंने देखा, तब मैंने आपको कहा ना, मॉरिशस भोजपुरी संस्थान को खोला कि इसके लोगों को, इसके जो धनी संस्कृति है, सभ्यता, इसको हम लोगों के तौर पर पहचाने। तो स्वामी पूज्य कृष्णानंद जी ने जब वहाँ पर एक युवा शिविर किया, सेवा सत्संग संगठन तैयार किया, तो उसमें
मैंने पाया कि सभी लोग भोजपुरी बोलते थे। अच्छा। सभी लोग, जो जितने महिलाएं जो आई थी, मैंने महिलाओं का पहला सबसे शुरू शिविर किया, और उसमें मैंने देखा कि ये जो हमारी भाषा है, जी। संस्कृति है, इसको बचा करके आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो इस पर हमने काम किया, और ये जो बचपन से ही मान ली, या वैदिक लोग जो आर्य समाज के, मैं आर्य समाजी बैकग्राउंड की हूँ, जी जी जी। लेकिन मैंने देखा कि वेद मंत्र मैं हवन कर सकती हूँ, वेद मंत्र बोलते हैं हम लोग, सिखाया जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है उसको भी हम एक बहुत ही लोगों को जुटाना है, सभी लोगों को। तो हर एक जो सिविलाइजेशनल ईथोस जो है, जी, जी। भारतीय परंपरा का नॉलेज सिस्टम है, जी, जी। उसको हमें नई पीढ़ी को भी देना चाहिए। तो हमने ये शिविर में ये सब हमने जी। सीखा है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि मैं 2007 के अप्रवासी दिवस पे वहाँ था, 2 नवंबर को मीरा कुमार जी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रही थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे पहली बार, एक चीज़ मुझे दिखी, पता नहीं संभवतः आपको भी याद हो, मैं कहीं पढ़ रहा था कि दादाजी 1872 1872 में गए थे मॉरिशस। तो जाहिर है कि आपका बचपन मॉरिशस में ही गुजरा है, मॉरिशस में आपका जन्म हाँ, हुआ। मेरे पूर्वज बलिया से गए जी हैं। जी जी जी। मेरे पिताजी के दादा मक्खन सिंह, हाँ हाँ। तो वो बलिया में दरावपुर है, यहाँ पर एक सज्जन को मैं बहुत, पंडित कृष्णदेव उपाध्याय और पंडित कुबेर मिश्रा जी को बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, कि साधुवाद है, कि आभार हूँ उन लोगों ने। और फिर एक जहाँ पर जो राम निवास यादव जी हैं, जी मऊ के गांव के पास रहते हैं, वो मुझसे मिलने आए, जी। और उन्होंने पंडित कुबेर मिश्रा जी के निवास आजमगढ़ में, तो बहुत, वो जब मेरे बारे में सुनते थे, अखबार आदि में दौड़ कर आते, 200 किलोमीटर जा कर के मुझसे, और मैंने उनको कागज़ दिया कि ये खोज कर सकते हैं, जी और वो मास्टर है, तो उन्होंने जाकर के रेवेन्यू ऑफिस में जी। रात दिन भर बैठ करके वो खोज किया, रिकॉर्ड निकाला। खोज निकाला। वो महात्मा गांधी संस्थान में हमारे रिकॉर्ड है, किस शिप पर, किस जहाज पर, किस साल में कहाँ पर जाकर के बसे आदि, जी। वो सब खोज के निकाले, उनको दिया। वो बहुत खोज करके गांव में गए, दरावपुर जी गंगा के तट पर है, जी जी जी। और वहाँ से वो मक्खन सिंह जो है 18 साल का था, अच्छा। वेल बिल्ट अच्छा था, वो अपने पंडित के साथ कलकत्ता गई, जी और जी। वहाँ पर जहाज में जाकर के भर्ती करवा दिया। हाँ। कोई एडवेंचर के रूप में भी गई, बहुत सारे लोग, हाँ। कोई जमींदार गांव घर में टूट फूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, चलकर चला गया, जाकर के बस गया मॉरिशस। जी जी तो जी। वहाँ बहुत ही आप देखेंगे प्रगतिशील वो हुए, और उस तरह से मेरे पूर्वज लोग भी गए, जी जी। और वहाँ पर जाकर के वो मक्खन सिंह बस गए, और किसी जमींदार की बेटी से शादी किया, जी जी। और फिर वहीं पर तो बस एक गए। चीज़ बताएं कि आप का बचपन गुजरा है वहाँ पे, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जो बता रहा था कि जब मैं निकला वहाँ पे मॉरिशस में अप्रवासी घाट पे, घाट से तो वहाँ पे एक चबूतरे पे वो देखा कि जो बच्चे खेलते हैं ना, 8 खाने बने होते हैं, स्टेपो बोलते हैं, हम लोग एकट दुक्कट बोलते थे। फिर वो खेल होता है छुपन छुपाई का, आइस बाइस या कुछ इस तरह का नाम आता है। तो अब वहाँ के बच्चों में किस तरह का खेल तो प्रचलित रहा देखिए, है? ये सब खेल जो है हमने रिवाइव किया। हाँ। अप्रवासी घाट का मैं आपको बताऊं, ये एक जंगल की तरह से कोई फेंका हुआ था, कोई उसके पूछताछ नहीं करता, जी जी। यानी कि यूरोपियन लोग जो थे उनको इसमें कोई मान्यता नहीं देते कि ये भी इमिग्रेशन एक हिस्ट्री है हाँ, हमारे लिए, उसको सुरक्षित, उनके जी। पुस्तकें, उनके सब चीज़ फेंके हुए थे। जी। तो मेरे चाचा, मेरे पिताजी के जो कजिन है मिस्टर श्री विक्रम सिंह रामलला जी, जी, जी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, मैं बेटे, और एक अखबार चलाए थे मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के दौर पर, मॉरिशस टाइम्स, जी, अभी वो चलता है वो अखबार अंग्रेजी में। तो चाचा जी ने ये एक अप्रवासी, उसको डिपो था, इमिग्रेशन डिपो बोलते जी थे, जी जी। तो उन्होंने देखा कि ये सब पुस्तकें जो है, इतने हमारे हिस्ट्री है उसमें, वो सब फेंके हुए थे वहाँ।
जहाँ पर अप्रवासी घाट जहाँ पर आप गए, तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही काम मेहनत किया। और श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 में मॉरिशस में जब आए, उन्होंने उनके प्रोग्राम में ये जगह विजिट करने के मंगवाए। लोग नहीं दे रहे थे, कहा कि ये जा कर के यहाँ क्या देखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ, तो चाचा जी ने बहुत आंदोलन किया, अखबार में लिखे, पेटिशन किए, तो सरकार ने उसको अपने प्रोग्राम में प्रोटोकॉल में रखे। और चाचा जी ने उसको साफ करवाए बच्चों को लेकर के, और वो ही उनका नाम दिया कुली घाट। फिर बाद में वहीं पर, तो वहाँ पर मैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बड़े से मिट्टी के दिया जलाए। यानी कि वो भारत की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर और मैं गिरमिटिया के एक बेटी। एक तो एक सिंबॉलिकल वो ऑफरिंग था। और वहाँ पर भी चाचा ने बहुत वो मेहनत किया कि उसको एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाया जाए अप्रवासी घाट, और नाम दिया गया, कमिटी लगाए गए अप्रवासी घाट, और नाम अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मैंने बनवाए। मैंने मिनिस्टर जी को, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यानी कि आप जानते हैं जो चीज़ एक मंत्रालय के अंदर में होता है तो वो मंत्रालय उसको देखता है, यदि उसके बाहर है तो वो फंडिंग आदि नहीं देगा। तो अप्रवासी घाट ऐसे जैसे कि बेचारा एक लड़की ने कहा था, थूक साथ साथ करके उसको बनाते हैं जब कोई विजिटर आता है। तो मैंने कमिटी में मैंने सुझाव दिया, इसको अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड बनाओ, उसका नाम दिया गया, इसके फंडिंग होंगे, इसके बोर्ड होगा। तो उसमें मैंने काम किया भी, ड्राफ्ट ऑफ पार्लियामेंट रूल्स एक्ट सब बनवाई। फिर मैंने विश्व हिंदी सचिवालय को भी बनवाया। हाँ, उसका वो पड़ा हुआ था, वोट किया जाता था हर साल, लेकिन होता नहीं था। तो ये भी, तो मैं एक सोच लीजिए कि गवर्नमेंट ने मुझे एडवाइज़र के रूप में उसको बनाने के लिए मुझे ये काम सौंपा, विजन, उसका मिशन स्टेटमेंट। अभी विश्व हिंदी सचिवालय बहुत खरी तरह से, अब मैंने यहाँ पर जो कलकत्ता है जहाँ से हमारे पूर्वज लोग गए, इसको भी हम लोग चाहते थे। कलकत्ता पोर्ट्स अथॉरिटी भी सोच रहा है कि जहाँ से लोग गए, यानी कि मॉरिशस में हम लोग आने का मनाते हैं अराइवल डे, अप्रवासी दिवस, तो रामलला जी के बदौलत से ये 2 हम लोग मनाए। और मैंने मांग की कि 2 नवंबर एक पब्लिक हॉलीडे बने, और बन गया। हाँ, बन गया। तो उसी के आधार पर अब ये हर साल वहाँ पर अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। ट्रिनिडाद भी मनाते हैं, नाटाल में भी 1860 मनाते हैं, हर एक देश अपना मनाते हैं। लेकिन जाने का जो 15 सितंबर फर्स्ट टाइम कलकत्ता पोर्ट्स अथॉरिटी ने पिछले साल मनाए, हमको भी बुलाए वहाँ पर और एक सेमिनार किए। तो अब वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, जैसे अप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर भी किडापुर डॉक में ये स्थान, और 2011 में हम लोग वहाँ पर एक मेमोरियल गोपियो इंटरनेशनल ने विद द हेल्प ऑफ श्री अशोक रामसरन जी, और श्री उस समय सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ओवरसीज, श्री मलय मिश्रा जी, और श्रीमती लीला गजाधर जी, जो यहीं वहाँ के भी बहुत बड़े फैमिली हैं यहाँ पर भी। तो उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया, और इससे एक मेमोरियल कलकत्ता इंडेंचर मेमोरियल, गिरमिटिया मेमोरियल। लेकिन मैं जब फिर से गई, वो जनवरी 11, 2011 में किया गया था पोर्ट्स अथॉरिटी में। अभी फ़िलहाल 2-3 साल पहले जब मैं वहाँ गई, मैं अबाक हो गई। आई गॉट ए कल्चर शॉक। उसी के जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ और जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पर एक बड़ा भवन, एक बिल्डिंग बनाए गए, एक बार एंड रेस्टोरेंट, यानी कि फॉर डेवलपमेंट कलकत्ता पोर्ट्स हैड रेंटेड गिवन दिस ऑन कैसे लीज पर एक प्राइवेट सेक्टर को। उसने उसी के मानने के थे ऑन द बैक ऑफ जो सेक्रेड हमारे मेमोरियल, उसके बैक पर वो भवन बना दिया विद नो रिस्पेक्ट, और उसमें लिकर और आदि रेस्टोरेंट, और लोग आकर के खाते पीते हैं, यानी कि हुगली रिवर के पर है कि टूरिज़्म। तो
आपको मान्यता देना चाहिए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा, मैंने कहा कि इसको, ये तो इट इज़ ए सैक्रिलेज टू द मेमोरी, सेक्रेड मेमोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स। इतने हम उनको पूजते हैं, उनके वो लोग कठिनाई में वो लोग गए और आज डायस्पोरा बना दिए हैं, विच इज़ ए जॉइंटली सपोर्टिंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो उनके मेमोरी में ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने पत्र लिखा और पत्र में मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा और श्री जयशंकर जी को भी। मैं चाहती हूँ कि वो जगह जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने जी। और ये सभी देशों में जहाँ लोग गए हैं, इसका मतलब है जो वहाँ मनाते हैं, तो यहाँ से कुछ जगह है जो गए हैं ना, तो यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वो भवन तो अब भवन बन गया है, तो मैंने कहा कि इसको बार एंड रेस्टोरेंट से उसको एक हेरिटेज म्यूजियम बना दीजिए, गिरमिटिया हेरिटेज म्यूजियम। तो शायद उस पर काम हो रहा है। और ये भी चाहती हूँ कि वहाँ पर जो भवानीपुर डेपो, जहाँ पर सबसे पहले जो लोग गिरमिटिया लोग आते थे गाँव से, उनको रखते थे वहाँ पर, तो वो भवन जो है वो तो किसी ने उसको खरीद लिया, फिर उसको डिवास्टेट भी कर, उसको हटा भी दिया। तो वो जगह पर मैं चाहती हूँ कि मॉरिशस सरकार और भारत सरकार मिल करके उनके नाम पर एक इमारत बनाए वहाँ। और जिस जल से, जब वो आदि गंगा पता नहीं कैसे कैसे आते थे, चल करके या बैलगाड़ी में, उस समय गांव से उनको कहाँ कहाँ ठहराए जाते थे। फिर वो कलकत्ता में आदि गंगा है, उसमें छोटे छोटे नाव पर वो नदी के तट पर आते थे, हुगली, और वहाँ से जो एस्चुअरी है, टोली नाला बोलते हैं, वहाँ से उनको छोटे बोट में डाल करके, अब बिग शिप जो है, जब फर्स्ट शिप जो था स्टीमर था, सेलिंग शिप था, उसके बाद स्टीमर आए, तो वो अतलास जो और दूसरे शिप जो है बीच गंगा में, हुगली में रहते थे, वहाँ से उनको वहाँ जा कर के बैठाते। सोच लीजिए कितने कठिन समय था। तो वो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर भी एक इमारत बने उनके नाम पर। और ये जो पूरा जो पार्क है, जो कलकत्ता पोर्ट्स अथॉरिटी के एक निगलेक्टेड जोन सा है, उसको ठीक तरह से आर्टिस्ट को बुलाए। हमारे मोदी जी ने कहा कि गाँव में कॉन्टैक्ट युवा पीढ़ी को, तो आर्टिस्ट लोग उससे बुलाए वहाँ पर, जिन गाँव से लोग गए हैं, या दुनिया भर के जो गिरमिटिया देशों में है आर्टिस्ट हैं, भारत में भी जो हैं, उन सब मिला करके एक हेरिटेज पार्क बनाए वहाँ पर। जी, वहाँ जो जिस स्टोरी की आप बात कर रही थी, उस पूरे स्टोरी को एक हम दर्शनीय स्थल बना सकते हैं। वही मेमोरियल में जो हमारे पूर्वज यहाँ से गए, जिन्होंने अपना त्याग किया, बलिदान दिया, बहुतों ने, तो कहीं मैं तो वही मैं चाहती हूँ कि वो एक हेरिटेज पार्क, पूरा वो एरिया, और ये सब आर्टिस्ट आदि वो उसमें, वो हिस्ट्री आर्काइव्स आदि उसमें, और वो तो एक जैसे एक बहुत अच्छा प्लान करके उसको एक बोट राइड यहाँ से जहाँ शिप तक जाते थे वो सब शायद कलकत्ता पोर्ट्स इस पर काम कर रहा है। विजिटर्स के लिए तो बहुत ही, मैं चाहती हूँ कि एक रिवर म्यूजियम जैसे वो बने, और शायद वो लोग काम कर रहे हैं इस पर। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का वो, मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन ये जो पत्र में मैंने मोदी जी को लिखा है, इस पर लोग ये अगर हो जाए तो काम करें। हमारे पूर्वज जिन्होंने इतना बलिदान दिया और एक संस्कृति को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि उसे पुनर्जीवित किया और एक दिव्यता प्रदान की। मैं तो कहूँगा कि एक भव्य और दिव्य रूप में भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक संस्कृति, गीत गवाई और तमाम चीज़ें मॉरिशस और मॉरिशस के माध्यम से यूनेस्को तक पहुँची हुई हैं। बातें तो बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ करने का मन करता है। फिर आपसे मिलेंगे, समय आपका भी समय कीमती है और गर्मी का मौसम है। चलते चलते एक छोटी सी बात छोटी नहीं है, बात तो बड़ी है, लेकिन छोटे प्रसंग में मैं कहूँगा कि मैं जब मॉरिशस आया था 2007 में, उस समय मैं भारत से गया तो हमारी मंत्री भी एक महिला थी, मीरा कुमार जी, और वहाँ जो समाज कल्याण, समाज सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की मंत्री थी श्रीमती शीला भाई बापू जी।
तो वो महिला थी। आज मैं एक मॉरिशस की प्रबुद्ध महिला से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी जगहों पे लगता है कि एक मॉरिशस में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। आपसे जितनी बातें हुई, गीत गवई को जिस पुरजोर कोशिश के साथ यूनेस्को तक पहुँचाया, ये सिर्फ महिलाओं की क्रांति की वजह से हो पाया। इसमें पुरुषों का सहयोग रहा होगा, लेकिन इसकी ध्वजवाहक और जो सोल्जर मतलब फुट सोल्जर रही हैं वो महिलाएं रही हैं। आम तौर पे वहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी है? देखिए, महिलाएं जो है वो पहले तो बहुत उन पर भी जुल्म थे। जी जी ये महिलाएं, ये गिटारिन जो का जी मैं उनके एग्जाम्पल नमूना ले रही हूँ। इन लोगों पर शोषण जो था, एक तो जब वो गई वहाँ, एक तो घर के लोग, जी दादा का राज चलता था, आई मीन पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनका बोलबाला नहीं था महिला का। जी फिर जब खेत में काम करने जाते थे तो वहाँ सरदार जो है, जो खेत का देखभाल करता था, या जो कॉलोनाइज़र है वो लोग उन पर शोषण करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट आदि। फिर जब वो शादी करके भी जाती है अपने घर में, नए घर में, तो वहाँ ससुराल का माहौल है उस पर। फिर भी ऐसे वातावरण में उसने अपने आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन जी। किया। तो खेत में महिला भी पुरुष के साथ वो भी काम करती थी और अन्य। लेकिन मॉरिशस में आप जानते हैं कि हमारे जो कॉलोनाइज कंट्री है, कॉलोनाइजेशन में बहुत ही अनेक तरह के प्रेजुडिस, इनजस्टिस थे। जी तो सर शिवसागर राम गुलाम जब पहले वो सबसे पहला डॉक्टर बना, वो मैं बताऊं कि हरिगांव से एक मोहित राम गुलाम गया मॉरिशस, जी जी और उनका बेटा ही, सोच लीजिए कितने बहुत जल्दी से सोशल मोबिलिटी हुए। वो जाकर के पढ़े लंदन में 10 साल, वहाँ पढ़ाई करके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहाँ सुभाष चंद्र बोस से भी उनका मुलाकात हुई। अच्छा हाँ, और उन्होंने एडिट किया सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक, उन्होंने भेजा उनको। वो वहाँ से मेडिकल स्टूडेंट, जब मॉरिशस मेडिकल आया डॉक्टर 1936 में, उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए मॉरिशस के डेवलपमेंट। तो ही कॉल्ड इट द ग्रेट मास मूवमेंट। अच्छा और डॉक्टरेट करते थे शहर में, पोर्टविस में, लेकिन शाम के बेला वीकेंड में जाकर के घूमते थे खेतों में चारों तरफ, और वहाँ वो देखते थे कि इस एवोल्यूशन में लेबरर्स में बहुत ही अत्याचार हो रहा था। इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, रिफॉर्म्स करें और इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने लगे। जी 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 तो इस तरह का एवोल्यूशन में हमको वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट तो क्योंकि उसी जो लोग कॉलोनाइजर्स थे, जो प्लांटर्स थे, ओलिगार्की थे, वो लोग का राइट था, वो लोग जो पढ़े लिखे थे। और तो सबसे पहले शिवसागर राम गुलाम ने जब वो प्रीमियर बना, अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तो एजुकेशन में यानी कि यूनिवर्सल था, और यूनिवर्सल सफरेज भी लाई जी गई। जी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1800 का 47, उसको बदलाया, उसके लिए कमीशन रखे गए। और वो जब वो जो 1947 में वो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हुआ, तो उसमें जो लोग अपने नाम साइन कर सकते थे उसमें लाया गया। तो सभी हजारों संख्या में, एक प्रोफेसर वासुदेव विश्वविद्यालय थे, उन्होंने जन आंदोलन किया और हस्ताक्षर सभी को सिखाए गए। अच्छा अपना नाम साइन करो, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में या अंग्रेज़ी में, कुछ में भी। तो वो साइन करे तो वो उस पिटीशन से कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव हुआ, और उसमें हमारे लोग भारी संख्या से पार्लियामेंट में आए। और उसी के मुताबिक से जो माने कि मैन एंड वुमेन गॉट द वोटिंग राइट टुगेदर, ओके और महिला को भी इसमें वो आने लगे। और पढ़ाई से, एजुकेशन, बट पेरेंट्स लोग नहीं भेजते थे अपने बच्चे को स्कूल, और लड़के को भेजते थे तो लड़कियों को नहीं भेजते थे।
तो उसमें जो डेवलपमेंट अवेयरनेस क्रिएट किया गया 1940s में 50s में, फिर इंडिपेंडेंस तक आते आते हमारे महिलाएं भी, उनके लिए शिवसागर राम गुलाम ने एक आपको याद है कि 1975 में फर्स्ट वीमेंस कॉन्फ्रेंस किया गया था मेक्सिको में, जी जी। और सर शिवसागर राम गुलाम ने एक डेलीगेशन रखा 23 वीमेन डेलीगेट्स उसमें, ओके। और उसमें सब तरह के थे, सोशल वर्कर्स, जी प्रोफेशनल्स, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, महिला बिजनेस वूमन, जी। और उस समय कोई महिला नहीं थी जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शिवसागर राम गुलाम ने एक नॉमिनेट किया एक मिनिस्टर, डॉक्टर राधा पुनुसामी, जी उनके लेबर पार्टी के थे, राधा पुनुसामी को नॉमिनेट किया मंत्री, और मैं भी शामिल थे। आई वाज सेक्रेटरी ऑफ द डेलीगेशन टू द फर्स्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जी, मेक्सिको में सिटी 1975 में हम लोग गए थे। तो राधा पुनुसामी, उसके बाद जब फिर 1982 में तो देयर वाज ए वुमेन मिनिस्ट्री, और उसमें फिर शीला बापू बाद में मिनिस्टर बनी, जी, जी। और उसी तरह से स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज आदि SME, और उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, और महिलाओं का वो बहुत आज तो बहुत ही सभी क्षेत्र में है। महिला प्राइम प्रेसिडेंट रही, अभी जी जी। नवीन राम गुलाम जो प्रेसिडेंट, अब देखिए मोहित राम गुलाम जो गया था, उनका बहुत बड़ा इमारत है, जी। नितिन जी ने बनाए, नीतीश कुमार जी, हाँ हाँ। पटना में उनका बहुत बड़ा शिवसागर राम गुलाम का मूर्ति है। उनके बेटे भी प्रधानमंत्री बने, यानी कि मोहित ने एक दो प्रधानमंत्री को वो उनके उस परिवार से आए। उस परिवार के बनाए, कितने प्रगतिशील है। और ये जो है कि ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक महिला को दिया। अच्छा। एक क्रियोल महिला को, जो शागोस आइलैंड है, हाँ, हाँ। वो वहाँ के निवासी उनके मूल है। तो आप सोच लीजिए कितने हम उसमें जी, बहुत जी। आगे बढ़ गए हैं। और फाइनेंस, अब तो शुगर केन से लेकर के मॉरिशस एक बहुत ही प्रगतिशील देश बन गई है। जी, जी। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज आदि पर हम लोग यहाँ बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। उसमें महिला का बहुत बड़ा, महिला जज है, चीफ जज रही है। चलते चलते आप अपने भारत के यंग पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, और युवा पीढ़ी की लड़कियां जो हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी, जो इतनी समृद्ध, इतनी रिच हेरिटेज है भोजपुरी गीत गवाई की। ठीक है, बॉलीवुड चले और बाकी आज के नए संगीत भी चले साथ में, लेकिन उसको जीवित रखने का जो उसकी मधुरता है, जो उसके भाव हैं, जो उसमें एक जीवन का दर्शन छुपा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए भारत और मॉरिशस की युवा पीढ़ी के लिए कुछ अगर आप अपील करना चाहें हमारे गपसाना टॉकीज के इस मंच से। भारत तो अभी 2-3 साल में और भारत तीसरे इकोनॉमिक पावर बन जाएगी। ये अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो आबादी है, 3/4 युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स है। अभी इतने वो लोग इनोवेशन कर रहे हैं और बहुत सारे नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो बहुत सारे ऐप्स बना रहे हैं, और बच्चे, महिलाएं भी उसमें, लड़कियां बहुत ही आगे बढ़े। आज तो देखते हैं महिलाएं ही आगे हैं, एजुकेशन आदि बहुत सारी चीज़ में। अब तो यहाँ पे हायर एजुकेशन में लड़कियों की भागीदारी 51%, 51% हो गया। यस। तो डेमोग्राफी में भी तो महिलाएं दुनिया भर में 51% के हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि प्रगतिशील हों, आगे बढ़ें, IT में आएँ, सिलिकॉन वाले में जाएं, या बेंगलोर में जाएं, या कहीं पर भी अपने गांव में 2 टायर्स 3 टायर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, कुछ भी। लेकिन अपने जो ज़मीन है, जो
ग्रॉस वो रूट्स है। ज़मीनी तौर को छोड़ना नहीं चाहिए, जो जो अपने मूल है, जो अपने जड़ है, जड़ से कटे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जड़ से कट जाएंगे तो हम एक तिनके की तरह बहते जाएंगे जी। ये दुनिया के ग्लोबलाइजेशन में, और उसमें हम लुप्त हो जाएंगे, यानी कि भोजपुरी में बिला जाए बिला जाए। हाँ। तो लेकिन उसमें ये इनको बच्चे को, पेरेंट्स को तैयार करना चाहिए, घर में वैल्यू सिस्टम को बनाए रखे चाहिए। और ये सब जो हमारे हेरिटेज है, ये ओल्ड फैशन नहीं है, ये पुराने नहीं है, जो भी पुराने हैं, बिकॉज पास्ट मेक्स द प्रेजेंट जी एंड जी प्रेजेंट मेक्स द फ्यूचर। जी तो विदाउट पास्ट यू कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चे को ये सोचना चाहिए कि चाहे आगे कितने भी बढ़े, प्रगतिशील बने, कितने भी मून पर जाए जी। कहीं पर भी, लेकिन अपने जो योगा सिस्टम है, जो खान पान के सिस्टम जी। है, जो वो रीत रिवाज है, गीत है, उसमें हेरिटेज है, उसमें वैल्यू सिस्टम है, जी जी और उसमें हार्मनी है, प्रेम है और सभ्यता है, उसको बने रखें तो उनके जीवन बहुत ही हमेशा सुखमय रहे। जी। एक पुरानी कहावत भी है, ओल्ड इज गोल्ड। तो यस, जो ओल्ड है उसको गोल्ड के रूप में ये हमारी शान, शान बान, है। आन है, जी। भाषा, संस्कृति। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इतनी लंबी बात करके। मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही एनरिचिंग रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। और बातचीत में जो आपके कंठ की मधुरता में कुछ सुनने का अवसर मिला, उससे मैं तो खुश हुआ, जिसे कहते हैं दिल बाग बाग होना। मुझे उम्मीद है कि गपसाना टॉकीज़ के दर्शकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया होगा। और आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तपती दोपहरी में हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग के लिए समय निकाला। और आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका, चूँकि आपने अपनी बातों में बैठकी की चर्चा की, बैठका एक रूप में जहाँ भारतीय संस्कृति जो हमारे पूर्वज लेके गए। मैं आप इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ, जी। जैसे आपने कहा कि यूनेस्को ने एक मदर लैंग्वेज दिवस रखे हैं, जी। हर साल मनाते हैं, इसी को लेकर के कि हम अपनी मातृभाषा जो है, जी। चाहे हम अंग्रेज़ी सीखें या दूसरे भाषाएं सीखें, और या हिंदी बोलते हैं, लेकिन अपने रीजन्स के जो भाषा है रीजनल, उसका भी बहुत ही मान्यता है, जी। क्योंकि वी आर ए डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसमें जो रिचनेस है, जैसे बंगाल रविंद्र संगीत को कौन नकार सकते हैं, जी, वो जी। इतने, अभी तो बांग्लादेश का भी वो हाँ। उन्होंने वो गाए हैं, बनाए हैं, और फिर वहाँ पर का भी भाषा है। जैसे उसी तरह से जो चाहे हिंदी बोले आप स्कूल में, लेकिन भोजपुरी जो है, मैथिली है, मगही है, ये सब भाषाएं रिच है। जी जी तमिल है, तमिल भाषा जो है संगम होता तो 5,000 साल की है। हर एक भाषा का अपना अपना वैल्यू सिस्टम है, उसका अपना मान, उसका शान है। जी। तो उसको भी बने रखे। और जो यदि भोजपुरी बेल्ट के बच्चे हैं, वो अपने भोजपुरी को न छोड़ें, अपने भोजपुरी को भी जाने, उसको भी, क्योंकि वो मातृभाषा है, उसके अंदर का जो बातें हैं, फीलिंग्स है, वो आते हैं, नहीं तो हम विल बी ए सेकेंडरी सिटीजन। जी, बिल्कुल। तो इसी तरह से जब यूनेस्को ही ने उसको मान्यता दी है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो वहाँ पर जितने दुनिया भर के देश जाकर के मिल कर के बोलते हैं, जी। उनके विस्डम है, तो हमें अपने वैल्यू सिस्टम, अपने विस्डम, अपने संस्कृत को, अपने संस्कृति को, अपने भाषा को भूलना नहीं चाहिए। गपसाना टॉकीज़ का भी फॉर्मेट यही है, जो बैठका जिसकी बात आपने की, जहाँ आपके पिताजी ने आपको भेजा कि आप हिंदी सीखो, भोजपुरी सीखो, जी और वहाँ से एक इतनी रिच हेरिटेज को आपने अपने जीवन में इम्बाइब किया, अपने जीवन में पिरोया। गपसाना टॉकीज़ का भी उद्देश्य यही है कि हम हर उस आम और ख़ास हर तरह के लोगों से बात करें, और उसमें अपनी परंपराओं के विषय में भी बात हो, अपनी प्रगतिशीलता के बारे में भी बात हो, हम आगे बढ़ने की भी बात करें, लेकिन अपनी जड़ से जुड़ के। जी तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ हुई इस बातचीत से हमारे गपसाना टॉकीज़ के दर्शकों को बहुत कुछ जानने समझने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने और अपनाने को मिला होगा। जी। पुनः आपका आभार। और जब आपने भी आप मुझे बुलाया यहाँ, मैं आपको ये भेंट करना चाहती हूँ। मेरे गपसाना टॉकीज़ के दर्शक, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज के इस गप का भरपूर आनंद लिया होगा।
हमने डॉक्टर सरिता बुद्धू जी से बात की। आपने सुना कि वो प्रवासी दिवस सम्मान से सम्मानित है। भारत सरकार ने इन्हें भुवनेश्वर में इस सम्मान से नवाजा था और इन्होंने कितना कुछ किया है भोजपुरी और भारतीय सनातन संस्कृति को मॉरिशस में पुनर्स्थापित ही नहीं करना बल्कि उसे सशक्त बनाना और उसे आगे लेके चलने का। विश्व धरोहर के रूप में भोजपुरी की गीत गवाई को यूनेस्को तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इन सारी बातों के बीच आपको बहुत सारी चीज़ें अपने पूर्वजों के बारे में, जो बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कहाँ कहाँ से जो मॉरिशस गए थे, उन्होंने उस संकट के क्षण में जो गिरिमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ गए, किस तरह से अपनी भारतीय संस्कृति को न सिर्फ जीवित रखा बल्कि उसे सशक्त किया, समृद्ध किया। और जो गिरमिटिया एक हेय दृष्टि से देखी जाने वाली बात थी कि एक मजदूर के रूप में गिरमिटिया अंडर एन एग्रीमेंट मजदूर गए, वो गिरमिटिया एक सनातन की संस्कृति को जीवित रखने की क्रांति के रूप में उभरा और एक जन आंदोलन बन के इसे शायद संभवतः जो काम हम भारत से नहीं कर पाए उन्होंने किया कि अपने देश की कुछ परंपराओं को यूनेस्को तक पहुँचाया। उम्मीद है कि आप सबने इससे बहुत कुछ जाना सीखा होगा। एक बात जो इन्होंने कही मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड। आप नई चीज़ों को अपनाएं, आप आगे बढ़ें, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अपने जड़ को ना भूलें। अपनी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, अपनी पारंपरिक धरोहर, उससे विमुख ना हो। गीत गवई हुआ, चाहे संस्कार गीत हुए जो शादी ब्याह में गाए जाते रहे हैं या तीज त्यौहार पे गाए जाते रहे, उन्हें जीवित रखने का और उन्हें समृद्ध करने की कोशिश होती रहनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि सरिता जी इस उम्र में जो प्रयास कर रही हैं वो हम सब के लिए एक बड़ी सीख बनेगी। आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करेगा और हम इस प्रयास को, गपसाना टॉकीज की इस महफिल को सजाते और संवारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।